नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने पुनः आपके लिए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित 50 एमसीक्यूज लाए हैं। इससे पहले हम आपको 3 क्लासेस दे चुके हैं। इसमें इसमें जो एमसीक्यूज है वो आने वाली परीक्षा मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है, सन 1881 में किसने सर्वप्रथम विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन, बी लेवोसियर, सी एन लुनिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन लुनिन। इन्होंने 1881 में सर्वप्रथम विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, लौह आवश्यक है तो आपको बताना है लौह तत्व किस लिए आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। ऑप्शन दिया है ए शरीर के ऊतकों तथा तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि लौह तत्व हमारे शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी होता है, साथ ही सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है और हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी आवश्यक तत्व होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण होता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, बी है पीनियल ग्रंथि, सी है एड्रिनल ग्रंथि और डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा पिट्यूटरी ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि में ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है? तो आपको बताना है कौन से विटामिन की कमी से ऑस्टियोमेलेसिस नामक रोग होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेग के जीवाणु का वाहक है तो आपको बताना है प्लेग के जीवाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचा रहा है, यानी कौन प्लेग को फैलाने में मदद कर रहा है। ऑप्शन ए चूहा, बी मुर्गा, सी कुत्ता और डी बकरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चूहा प्लेग के जीवाणु का वाहक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीसीजी के टीके को किस डिग्री पर शरीर में प्रवेशित कराया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 35 डिग्री और डी 60 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 15 डिग्री, यानी बीसीजी के टीके को लगाने के लिए उसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपाचय की गड़बड़ियां जैसे रोग किस खनिज तत्व की कमी को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं ए गंधक, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस और डी आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंधक। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपाचय की गड़बड़ियां जैसे रोग अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में गंधक की कमी है। अगला प्रश्न है, टीबी का संक्रमण निम्न में से किस कारण हो सकता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, बी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से, सी उपयुक्त दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों से। यानी यदि टीबी के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको टीबी हो सकती है, या फिर आपके शरीर में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है तो भी आपको टीबी आसानी से हो सकती है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की तीसरी अवस्था कितने सप्ताह तक चलती है जिसमें शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है? ऑप्शन ए है 32 सप्ताह, ऑप्शन बी है 28 सप्ताह, सी है 40 सप्ताह और डी है 52 सप्ताह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको आ रहा है 40 सप्ताह, यानी गर्भावस्था की तीसरी अवस्था 40 सप्ताह तक की होती है जिसमें शिशु का पूर्ण विकास लगभग हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। तो गर्भावस्था अगर आ गई है तो उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है ईसीजी टेस्ट,
ऑप्शन बी है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनोग्राफी और डी है एक्सरे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट। इससे गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट इससे माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? ऑप्शन ए सामान्य जुकाम, बी निमोनिया, सी तपेदिक और डी हैजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैजा। हैजा बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, ये दूषित पानी के कारण फैलने वाली बीमारी है। और सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक ये जो है इसके फैलने का कारण हवा का माध्यम हो सकता है। यदि कोई इससे पीड़ित व्यक्ति आपके निकट है तो आपको बीमारी होने के चांसेस है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी, बी गर्भाशय ग्रीवा, सी फैलोपियन ट्यूब और डी गर्भाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय। गर्भाशय ही वो एक अंग है जहां पे भ्रूण का पूर्णतः विकास होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए लाइपोप्रोटीन, बी ग्लोबिन प्रोटीन, सी फाइब्रस प्रोटीन और डी लैक्टिन प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबिन प्रोटीन। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन जो होता है वो होता है ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, दांत का कौन सा भाग एनेमल से ढका होता है? ऑप्शन ए क्राउन, बी मूल, सी डेंटाइन और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आएगा उपर्युक्त सभी, यानी दांत के क्राउन, मूल और डेंटाइन ये सारे के सारे जो भाग हैं एनिमल से ढके होते हैं और ये अत्यधिक कठोर होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, धात्री शब्द से आशय है। ऑप्शन ए शिशु की देखभाल करने वाली महिला, बी शिशु को दूध पिलाने वाली महिला, सी गर्भवती महिला और डी शिशु की देखभाल करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या ऑप्शन नंबर बी में है शिशु को दूध पिलाने वाली महिला, वो धात्री कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक हमारे देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन दिए हैं, ए आपको 2042 तक, ऑप्शन बी में दिया है 2047 तक, ऑप्शन सी है 2052 तक और ऑप्शन डी है 2055 तक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया को भारत से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों के टीकाकरण न कराने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं? ऑप्शन ए सामुदायिक संक्रमण, बी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, सी महामारी का खतरा, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे खतरे हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को टीका लगाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बच्चों को टीका नहीं लगाते तो सामुदायिक संक्रमण फैल सकता है, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और महामारी का खतरा होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी पशु प्रोटीन, सी अमाशय की अनुकूलतम अम्लता और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। वे आहारी कारक जो आयरन के अवशोषण को बढ़ा देते हैं वो हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, पशु प्रोटीन और अमाशय की अनुकूलतम अम्लता। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है। ऑप्शन ए डेल्टाइड पेशी, बी अग्रबाहु, सी ग्लूटियल पेशी और डी जांघ का पार्श्व भाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा जांघ का पार्श्व भाग। नवजात बच्चों को डीपीटी जब लगाया जाता है तो जांघ के पार्श्व भाग में लगाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दिया है सुरक्षित मातृत्व योजना, बी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सी महिला समृद्धि योजना और डी महिला स्वशक्ति योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में नाम दिया है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस जानवर के काटने से बच्चों में रेबीज नामक रोग हो सकता है? ऑप्शन ए लोमड़ी, बी बंदर, सी कुत्ता और डी उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी पशु लोमड़ी, कुत्ता और बंदर अगर काट लेते हैं तो रेबीज नामक रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम कौन सा रोग है जो सीखने की विकलांगता और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और अक्षमता का कारण बनता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु रोग, बी है आनुवांशिक रोग, सी कवक रोग और डी विषाणु जनित रोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रोग। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा आनुवांशिक रोग है जो सीखने की विकलांगता और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और अक्षमता का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन निम्न में से किसका जोखिम घटाता है? ऑप्शन ए मधुमेह, बी तंत्रिका नाल दोष, सी घेंगा और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका नाल दोष। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन तंत्रिका नाल दोष के जोखिम को कम करता है। अगला प्रश्न है, किल कोरोना अभियान किस राज्य से संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान को आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2016, बी 2020, सी 2018 और डी 2021। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2018, यानी आयुष्मान भारत योजना को 2018 में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कब किया गया था। ऑप्शन ए है 12 अप्रैल 2005, बी है 14 अप्रैल 2005, सी है 12 अप्रैल 2006 और डी है 12 अप्रैल 2006। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार आदि में किस पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी गंधक, सी विटामिन सी और डी आयरन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार आदि में आयरन की प्रचुर मात्रा हमें मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन नामक दवा किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए ताड़, बी सिनकोना, सी यूकेलिप्टस और डी नीम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी है सिनकोना। सिनकोना के पेड़ों की छाल से मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंख अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2020, ऑप्शन बी है 5 मई 2021, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 2021 और डी है 2 फरवरी 2020। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? ऑप्शन ए इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, बी पैरोडिट ग्रंथि, सी सब मैंडुबुलर ग्रंथि और डी सबलिंगुअल ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरोटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रोटीन आवश्यक रूप से लेना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए दिया है यह मांसपेशियों व ऊतक के निर्माण में मदद करता है, बी यह शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, सी यह भ्रूण की वृद्धि में मदद करता है और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो महिलाओं में प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह मांसपेशी ऊतक के निर्माण में मदद करता है, यह शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी करता है, यह भ्रूण की वृद्धि में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है, ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति है। तो ICMR यानी यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 600 माइग्राम, बी दिया है 400 माइग्राम, सी है 1000 माइग्राम्स और डी है 900 माइग्राम्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 900 माइग्राम्स।
ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति 900 माइक्रोग्राम से, क्षमा चाहेंगे 900 माइक्रोग्राम्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1997, बी 2003, सी 1999 और डी 2007। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2003। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल में उपयोग की जाने वाली स्वच्छ तकनीक है। ऑप्शन ए साफ हाथ, बी स्वच्छ पेरिनेम, सी क्लीन कटिंग कार्ड और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल उपयोग की जाने वाली स्वच्छ तकनीक में साफ हाथ होना चाहिए, स्वच्छ पेरिनेम होना चाहिए, क्लीन कटिंग कार्ड होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ICMR में एम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है मेडिसिन, बी है मैनेजमेंट, सी है माल न्यूट्रिशन और डी है मेडिकल्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेडिकल्स। ICMR का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो याद रखेंगे एम जो है वो मेडिसिन के लिए है, मेडिकल के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चेचक नामक बीमारी का संक्रमण किस विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए है वेरियोला वायरस, बी कोरोना वायरस, सी जीका वायरस और डी है निपाह वायरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक नामक बीमारी का संक्रमण वेरियोला वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी हार्मोन, सी विटामिन और डी वसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विटामिन। विटामिन के यौगिक समूह को सहायक आहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग सिकनेस निम्न में से किसकी समस्या है? मॉर्निंग सिकनेस किसकी समस्या बताना है। ऑप्शन ए उल्टी, बी खसरा, सी टीबी और डी रेबीज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उल्टी। अगला प्रश्न है, केराटाइटिस नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी फेफड़े, सी यकृत, डी वृक्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। केराटाइटिस नामक बीमारी जो है वो आंखों से संबंधित है और इससे कॉर्निया जो है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के विकास के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए भ्रूणावस्था, उसके बाद में गर्भस्थ शिशु की अवस्था, उसके बाद बीजावस्था। ऑप्शन बी में है बीजावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था। ऑप्शन सी है बीजावस्था, भ्रूणावस्था और अंत में गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तथा डी में है भ्रूणावस्था, बीजावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले बीजावस्था आएगी, उसके बाद भ्रूणावस्था आएगी, उसके बाद में गर्भस्थ शिशु की अवस्था आएगी। अगला प्रश्न है, शिशुओं में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए है बेरीबेरी, बी स्कर्वी, सी एनीमिया और डी रतौंधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। शिशुओं में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान खसरा होने के क्या दुष्परिणाम है? ऑप्शन ए असुरक्षित गर्भपात, बी भ्रूण मृत्यु, सी जन्मजात दोष और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी गर्भावस्था के दौरान अगर खसरा हो गया तो असुरक्षित गर्भपात हो सकता है, भ्रूण मृत्यु हो सकती है और जन्मजात कोई दोष शिशु में आ सकता है। अगला प्रश्न है, सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 2015, बी है वर्ष 2014, सी वर्ष 2017 और डी है वर्ष 2016। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए पोषण एवं ऊर्जा की मांग किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आयु एवं लिंग के आधार पर, बी शारीरिक बनावट एवं आकार के आधार पर, सी शारीरिक श्रम के आधार पर और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मनुष्य के लिए पोषण एवं ऊर्जा की मांग उसकी आयु और उनके लिंग के आधार पर निर्भर करती है, साथ ही शारीरिक बनावट और आकार के आधार पर भी करती है।
इसके अलावा शारीरिक श्रम के आधार पर भी पोषण एवं ऊर्जा की मांग होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध में पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट ये सभी दूध में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस का क्या महत्व है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए हीमोग्लोबिन के निर्माण में, बी अस्थि एवं दांतों के निर्माण में, सी यूरिया संश्लेषण में और डी हार्मोन्स के निर्माण में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ICDS योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं आता है। ऑप्शन ए पूरक पोषण, बी विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, सी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका विकल्प नहीं आता है। ICDS योजना का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो इसमें पूरक पोषण आएगा, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण भी इसमें शामिल होता है तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में यह भी इस योजना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। ऑप्शन ए ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, बी ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल, सी विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल देना है, साथ ही किफायती स्वास्थ्य देखभाल भी देना है जनसंख्या को, और विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। आपको बताना है ऑप्शन ए केराटिन, बी एंजाइम, सी एल्बुमिन और डी हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केराटिन। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन होता है। दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इस तरह से आज हमने पुनः अपने 50 MCQs पूरे किए हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अन्य विषयों पर भी हम अतिशीघ्र आपके लिए MCQs लेते हुए आएंगे और एग्ज़ाम से पहले जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर सकें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।